गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट सिविक्स का द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान। भारत का संविधान। भारत के संविधान की क्यों ज़रूरत है हमें, काय के लिए, कहाँ लिखे हुए हैं इसके रूल्स, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। संविधान की ज़रूरत हमारे देश को क्यों है, हम ये पढ़ेंगे। वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। टुडे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज के टुडे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. It is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. The constitution serves several purposes. क्या मतलब हुआ इसका कि आज के ज़माने में सारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लागू है। ठीक है। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र। डेमोक्रेटिक कंट्रीज मतलब सारे लोकतंत्र देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू है। ठीक है। पर ये नेसेसरी नहीं है कि जितने भी देश हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो डेमोक्रेटिक ही हो, लोकतंत्र ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका, क्या समझे इन तीनों लाइनें से? टुडे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव कॉन्स्टिट्यूशन। सारे देश में आज के समय में सारे देश में को संविधान लागू है, संविधान की ज़रूरत है, सब में कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। पर ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज, सारे लोकतंत्र देश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ लोकतंत्र है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही सही, जहाँ लोकतंत्र है वहाँ संविधान तो लागू होंगे ही सही। पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि सारे जहाँ पर देश में कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ वो डेमोक्रेटिक हो। ठीक है ना, वो डेमोक्रेटिक ही हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर अगर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लागू है और अगर डेमोक्रेटिक वो नहीं है तो भी वो संविधान तो कहलाएगा, लागू तो है वहाँ पर। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस। सेवरल पर्पसेस में मतलब अलग अलग प्रकार में, अलग अलग पर्पस में कॉन्स्टिट्यूशन सर्व मतलब बेसिस बांटा गया है। फर्स्ट क्या है, पहला क्या है? इट लेस आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन. इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स। ठीक है। आइडियल्स मतलब क्या होता है? अपने विचार प्रकट करना, अपने सिद्धांत हमें बताना। मतलब वो ये कहना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहना चाहता है कि इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स एट फॉर्म द बेसिस काइंड ऑफ द कंट्री. बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कंट्री का, पीपल कैसे रहेंगे, पीपल कैसे रहना चाहते हैं, सिटीजन कैसे रहना चाहते हैं, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। अगर हम इस अनादर वे में पढ़ें, दूसरे तरफ मतलब दूसरी तरफ से अगर पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या कहना चाहता है? व्हाट द फंडामेंटल नेचर इन दिस सोसाइटी. सबसे मेन लाइन इस पैराग्राफ की यही है कि व्हाट द फंडामेंटल नेचर इन दिस सोसाइटी. फंडामेंटल नेचर क्या है सोसाइटी का, वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है। फंडामेंटल नेचर मतलब क्या होता है? फंडामेंटल नेचर मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलाना है, उसका नेचर क्या है, वो सोसाइटी में कैसे लागू करना है, पूरे देश में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, कैसे संविधान होते हैं। फंडामेंटल उसका नेचर क्या है सोसाइटी का, ये फर्स्ट पॉइंट होता है। ठीक है। अ कंट्रीज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल. पूरी कंट्री में अलग अलग कम्युनिटीज़ के पीपल्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग रिलीजन्स के पीपल है। वो शेयर सर्टेन बिलीफ, सब अलग अलग बिलीव्स में मानते हैं, बट मे नॉट नेसेसरी एग्री ऑल द इश्यूज़. मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमारे ही इशू जो हो, मतलब हम तो वो सारे जो हमारे इश्यूज़ हैं वो सारे ही लोग उसको एग्री करें. ठीक है। मतलब जो हम कह रहे हैं वही लोग मानेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है. अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व अ सेट ऑफ रूल्स. कॉन्स्टिट्यूशन हमारी हेल्प करता है कुछ सेट ऑफ रूल्स करने में, प्रिंसिपल्स करने में. ऑल द पर्सन्स इन द कंट्री कैन एग्री अपॉन द बेसिस इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्नड. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमारी हेल्प करता है रूल्स को फॉलो करने में, प्रिंसिपल्स को. एक इनके सेट ऑफ रूल्स होते हैं. ठीक है ना, सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं सारे ऑल द पर्सन, सारी कंट्रीज़ में, सारे देशों में. अब हमें उसे कैसे एग्री करना है, कैसे चलाना है, कैसे हमें वांट मतलब कैसे हमें चाहते हैं हम इस देश में कैसे गवर्न करना है. ठीक है ना, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन इन सब चीज़ों में हेल्प करता है. दिस इंक्लूड नॉट द टाइप ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, टाइप मतलब कैसे हमें उसे चलाना है, बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑफ सर्टेन आइडियल्स दे हैव बिलीव द कंट्री शुड अपलोडेड. आइडियल्स मतलब क्या होता है, मैंने आपको अभी भी बताया था कि कैसे हमें अपना मानना क्या है, अपने सिद्धांत क्या है, कैसे चलाते हैं, कैसे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, कैसे संविधान लागू होते हैं,
और कैसे हमको उसे यूज़ करना है, कब कब, ठीक है। तो ये अपन ने पूरा जो पैराग्राफ है लाइन टू लाइन पढ़ा है, आपको समझ में आया होगा। इसका पूरे पैराग्राफ का मतलब यही हुआ कि सबसे मेन पॉइंट इसमें फंडामेंटल नेचर क्या है सोसाइटी का। कॉन्स्टिट्यूशन हमें यही बताता है कि फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसका है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी हेल्प करता है सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स के लिए, कि सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स इसके होते हैं। तो संविधान हमें हेल्प करता है सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स बनाने के लिए, ठीक है। किस टाइप के गवर्नमेंट हैं, किस टाइप का क्या है, ठीक है। अब जो ये आपको पूरा दे रखा है इनने, नेपाल के बारे में दे रखा है कि नेपाल में मतलब जैसे ये पूरा, मैं अगर आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो पूरा मतलब नेपाल में जब 1990 से ये जो है ब्रिटिश लोगों ने वहाँ पर वहाँ पूरा कब्ज़ा कर रखा था। जो ब्रिटिश कहते थे वहीं वहाँ पर होता था और लोगों पे अत्याचार होते थे, कोई संविधान लागू नहीं था। उन लोगों ने बहुत फ़ाइट करी है, बहुत मतलब झगड़े किए हैं, बहुत सारी बहसबाजियाँ हुई हैं। उसके बाद जाके 2006 में 2005-2006 में नेपाल उससे फ्रीडम पाया है। नेपाल मतलब जो ब्रिटिश लोग थे उनसे उसने फ्रीडम पाई है। उससे मतलब कहते हैं ना अपन कि किसी के कब्ज़े में रहते हैं, ब्रिटिश लोगों का कब्ज़े में थे तो जो ब्रिटिश करते थे वही चलता था। वो हमारे लोगों को जो भी बोलते थे हमको करना पड़ता था। पर आज़ादी कब मिली है नेपाल को? 2005 या 2006 में। और उसका संविधान लागू होते होते 2015, 2016, 17 ये सब आ गया था, ठीक है। जैसे कि कैसे कैसे संविधान चलाने हैं, अब अपन उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं। मैंने आपको इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा है वो मैंने आपको बताया है, वही अपन अब पढ़ेंगे इसमें। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन। दो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल में, है ना। टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस है नेपाल में। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है ना। अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ, हमारे भारत का पड़ोसी देश क्या है? नेपाल है। अनटिल रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्ची। नेपाल क्या था? मोनार्ची था, मतलब राजा महाराजाओं का वहाँ पर राज चलता था, ठीक है। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन एडोप्टेड इन 1990, कब से ये लागू हो गया था? 1990 से। वहाँ पर ब्रिटिश लोगों ने, इन लोगों ने कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। एंड रिफ्लेक्टेड द फैक्ट ऑफ फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। अ पीपल मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल decades to establish democracy. In 2006 they finally succeed in putting to end the powers of the king। मैंने आपको बताया 2006 में फाइनली वो लोग सक्सीड हुए, इस लड़ाई से जीते और एंड हो गया पावर ऑफ किंग। जो पावर ऑफ किंग था ना, मतलब वहाँ जो किंग का पावर चलता था ना, उससे वो एंड हुआ। जब ख़त्म हुआ तो उस चीज़ से वो आज़ाद हुए। नेपाल 2006 में आज़ाद हुआ। जो उन पे कब्ज़ा कर रखा था उनके देश पे, और जो उनसे गुलामी करवाते थे, उस गुलामी से नेपाल 2006 में आज़ाद हुआ, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसके अंदर यही है कि जैसे 1990 से जब वहाँ पर उस पर कब्ज़ा कर रखा था फाइनल अथॉरिटी, ठीक है। एंड विद द किंग अ पीपल मूवमेंट इन नेपाल फॉर सेवरल, वो इतनी बहुत लंबी लड़ाई चली है। ये बहुत लंबी लड़ाई चलने के बाद में 2006 में फाइनली सक्सीड हुआ। एंड पावर ऑफ किंग, जो किंग का पावर था वो एंड हुआ। द पीपल हैड अ राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पर फिर लोगों ने नए कॉन्स्टिट्यूशन, नए संविधान बनाए। नेपाल के लोकतंत्र एज अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र भी वहाँ पर सेट हुआ, संविधान भी सेट हुए। that reason that they do not want to continue previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country they want Nepal and they have a fought for। मतलब उन लोगों ने बहुत लड़ाई करी, अब उसके बाद वो सक्सीड हुए, उसके बाद उनने उनके संविधान बनाया। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जैसे फुटबॉल में होता है ना, जरा सा भी जैसे कुछ भी चेंज हो जाता है। जैसे आप फुटबॉल का गेम खेल रहे हैं और कोई भी कुछ भी प्ले कर रहे हैं, थोड़ा सा भी जैसे अपन कहते हैं ना कि अपने कुछ रूल्स होते हैं, जैसे रूल्स फुटबॉल के होते हैं कि मतलब कुछ भी रूल्स थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है। अगर अपन कुछ गेम खेलते हैं, जैसे कुछ भी गेम आप एग्जांपल में लेते हो, और अगर उसका थोड़ा सा भी रूल्स चेंज हो जाता है तो गेम कैसा उलट का फुलट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल दे रखा है उन लोगों ने, एज द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स। अगर कोई भी रूल चेंज हो जाता है, विल द गेम चेंज हो जाता है, विल चेंज द गेम टुगेदर ऑल टुगेदर। नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की, वहाँ पर राजाओं का कब्ज़ा था, टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज ऑल द, उन्होंने नए रूल्स बनाए, नए रेगुलेशंस बनाए, न्यू सोसाइटी क्रिएट करी। दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल एडोप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। उन लोगों ने नया कॉन्स्टिट्यूशन एडोप्ट करा 2015 में, है ना। 2015 में मैंने आपको बताया था ना पहले।
कि 2015 में 2016-17 में उनके नए नए रूल्स रेगुलेशंस क्रिएट होते गए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्री ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। नेचर बताता है वो हमें कंट्री का। फॉर एग्जांपल, नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग, जहाँ वहाँ पर रूल्स राजा महाराजाओं का कब्जा था। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन कंट्रीज दे हैव एडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्यूरिक्यूअल रोल इन रेलिंग अ सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशन होते हैं, क्यूरिकल रोल होता है इसका, ठीक है, क्यूरिकल रोल होता है। सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस होती है जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है, जो हमारी सोसाइटीज़ में चलते हैं। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज़ अवर लीडर्स। आपको पता है लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, हम हमारे लीडर्स को खुद चूज़ करते हैं और खुद वोटिंग करते हैं, ठीक है। ऑन दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्स। ये पूरा पैराग्राफ पता है पे क्या कहना चाहता है कि हम हमारे लिए संविधान क्यों बनाए गए हैं कि जैसे कोई भी अगर इंसान है, जैसे हमारी गवर्नमेंट है, जैसे हमारे मोदी जी हैं, है ना, हम मान के चलते हैं, तो वो जो चाहें वो सब होए, पर वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना करें। मिसयूज़ मतलब क्या होता है कि जैसे अगर उनने बोला है कि मतलब किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का माहौल नहीं होना चाहिए। पॉसिबिलिटी अगर जो लीडर्स हैं उनका कुछ मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, उनकी अथॉरिटी, उनके जो उनके पास जैसे पावर है, मैं आपको भी एक एग्जांपल देके समझाऊंगी तो आप और क्लियर हो जाएंगे। उनके पावर का कोई भी गवर्नमेंट मिसयूज़ ना करे, कोई भी लीडर मिसयूज़ ना करे। तो इसके अंदर ये लिखा है, देयर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दिस लीडर्स माइट मिसयूज़ देयर अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफ गार्ड। सेफ गार्ड मतलब क्या होता है, इसके बचाव के लिए ही संविधान बनाए गए, कुछ रूल्स बनाए गए हैं बुक्स के अंदर कि कोई भी लीडर, ऐसे तो सब कोई ना कोई मिसयूज़ करने लगेंगे, अपना अपना राज चलाने लगेंगे, अपना अपना पावर चलाने लगेंगे। इसलिए एक सेट ऑफ रूल्स बनाए गए उनके लिए कि वो इस पावर का गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट होती है। जैसे एक एग्जांपल है कि इसके अंदर अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट टू मिसेस राव। इसके अंदर ये होता है कि एक बच्चा होता है और जो मॉनिटर होता है, टीचर्स को कुछ काम आ जाता है तो उनका ऑफिस में जाना पड़ता है। तो जब वो ऑफिस में जाता है तो वो मॉनिटर को कहकर जाती है कि क्लास आप पूरी संभाल के रखना। बट उस बच्चे को, एक बच्चे से बहुत खुन्नस होती है, वो बच्चा कोई मस्ती नहीं करता होता, उसके बाद भी उस बच्चे को वो बोलता है कि टीचर को आंदे मैं तेरी शिकायत करूँगा। मतलब उसके बाद वो पावर होता है ना, मॉनिटर है वो, तो जैसे ही टीचर क्लास में आती है तो वो बच्चे की शिकायत करता है वो कि इसने मस्ती करी, इसने ऐसा ऐसा करा, तो टीचर उसे डांट लगाती है, ठीक है ना। तो ये मॉनिटर ने क्या करा, अपनी पावर का मिसयूज़ करा। तो ये तो गलत है ना, उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसने ऐसा करा। तो ये क्यों करा, मतलब उसके पास इतना पावर था तो ऐसे तो कोई भी भैया कुछ भी कर लेगा। इस पे एक लगाम लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन द रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दैट मिस इशू ऑफ अथॉरिटी। इस बच्चे ने क्या करा, अपनी पावर का मिसयूज़ करा। अब आप समझे मैं क्या कहना चाहती हूँ, मिसयूज़ करा by our political leader in the case of the Indian Constitution about which you read more later in this chapter। अपन अभी इसके अंदर आगे पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। जैसे दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है स्कूल में, आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा। इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो ओम प्रकाश के साथ डिस्क्रिमिनेशन उसने जो फेस करा था, क्यों डिस्क्रिमिनेशन फेस करते, क्योंकि वो दलित था। दलित मतलब क्या होता है, नीची जात का था, इसलिए उसने डिस्क्रिमिनेशन फेस करा। यू रीड अबाउट हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू राइट टू इक्वलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया है, संविधान क्यों बनाया गया है, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी, हर पर्सन के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। राइट टू इक्वलिटी, बराबर के होते हैं सब, सारे सिटीजन बराबर के होने चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगेंस्ट द रिलीजन के भी द्वारा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई किसी भी रिलीजन का है, अपन उसका मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। सब एक बराबर हैं, सब एक बराबर हैं। कोई जेंडर, कास्ट अलग हो, जेंडर अलग हो, प्लेस ऑफ बर्थ अलग हो, उसने कहीं पर भी कोई भी स्टेट में जन्म लिया हो, कुछ भी करा हो, एसटी का हो, एससी का हो, ओबीसी का हो, जनरल का हो, कोई भी क्यों ना हो, हमें कभी भी डिस्क्रिमिनेशन, उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सब इस दुनिया में इक्वल है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या रूल्स में कहता है, उसका पहला रूल है राइट टू इक्वलिटी। हमें हमेशा सबसे इक्वली, जैसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी रखनी चाहिए। राइट टू इक्वलिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का सबसे पहला रूल है कि राइट टू इक्वलिटी, हमें
इक्वेलिटी रखनी चाहिए। अब जैसे एक और एग्जांपल दे रखा है कि गेम्स पीरियड था, लड़कों की भीड़ वहाँ पर ज़्यादा थी, लड़कों ने क्या बोला कि हमें यहाँ पर क्रिकेट खेलना है, लड़कियों ने क्या बोला बास्केटबॉल खेलना है, पर लड़कों की मेजोरिटी ज़्यादा थी तो टीचर ने उन्हें हाँ कर दिया और लड़कियों को हाँ नहीं करा। ये क्या हुआ, पावर का मिस इशू हुआ, क्योंकि मेजोरिटी ज़्यादा थी। मेजोरिटी मतलब क्या होता है, मेजोरिटी मतलब ये होता है कि ज़्यादा लोगों का समूह, है ना, बहुत लोगों का समूह, ग्रुप बनाना, मतलब कि इस लोगों के जैसे आप लोग हैं तो आप लोग 10 लोग बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं, 5 लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो मेजोरिटी किसकी है, ज़्यादा लोग कौन है, क्रिकेट वाले हैं, तो ये इसको मेजोरिटी बोलते हैं। माइनॉरिटी मतलब होता है अल्पसंख्यक, कम लोगों का ग्रुप, कम लोग रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं कि ये अल्पसंख्यक है तो इनको हम नहीं लेते हैं, मतलब मेजोरिटी वाले लोगों की बात मानी जाती है, तो ये गलत है। अनदर important function that a constitution play a democracy to ensure that dominant group does not use its power against other। मतलब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर 3 बच्चियाँ बास्केटबॉल खेलने को बोलती है और 8 बच्चे क्रिकेट खेलने को बोलते हैं तो क्रिकेट वाले को ही हाँ, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, ये तो भेदभाव हुआ। ये इसमें लिखा है, ठीक है, आपको स्टोरी मैंने आपको बताई, तो टीचर डिसाइड कर देती है कि क्रिकेट खेलने वाले जाएंगे, है ना, तो लड़कियों के साथ गलत हुआ है, ये अपनी पावर का मिसयूज़ हो रहा है। सच अनहेल्थी सिचुएशन कैन अक्योर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ टू व्हाट वेयर अ मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली इन्फोर्स डिसीजन। मेजोरिटी क्या करती है, गलत डिसीजन को भी सही बनाने पर मजबूर कर देती है, और दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटीज एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। माइनॉरिटी की क्या हो जाता है कि भैया मेजोरिटी इस चीज़ की ज़्यादा है, इस चीज़ के लोग ज़्यादा है, इस चीज़ का समूह ज़्यादा है, तो उसको हाँ कर दिया जाता है। आपने स्टोरी बोर्ड में देखा अभी, एंड एज अबाउट स्टोरी बोर्ड एवरी सोसाइटी इज टू प्रोन टू दिस टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। टायरनी मतलब क्या होता है, टायरनी मतलब क्या होता है, अपनी अपनी चलाना, मतलब अपने अपने देश में अपनी अपनी सरकार सिर्फ अपनी वाली चलाएगी, लोगों की तो सुनेगी ही नहीं। तो ये तो गलत हो गया ना, कि मतलब जैसे अपनी अपनी वाली चलाओगे, आप टायरनी करोगे तो आप दूसरों की सुनोगे ही नहीं, तो आपको हर इंसान की सुनने की ज़रूरत है। हर इंसान, सोसाइटी क्या कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है कि आप हर इंसान का रूल्स, हर इंसान की बात सुनोगे आप, ठीक है। The constitution usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from। minorities वालों की कोई जगह नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। Anything that is routinely available to the majority। Another reason why we have a constitution, another another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority। दूसरा रीज़न क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है टू प्रिवेंट द टायरनी, मतलब पाकिस्तान हिंदुस्तान वालों की जैसे लड़ाइयाँ चलती हैं, कुछ भी हो जाता है तो टायरनी, हर देश अपनी अपनी वाली चलाता है, तो ये तो गलत है ना, और जिस देश की ज़्यादा मेजोरिटी होती है उसकी बात मानी जाती है। तो ये संविधान के खिलाफ चीज़ है, ठीक है ना। दिस कैन रेफर टू कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और मेंबर ऑफ द कम्युनिटी एंड इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं, इस पूरे पैराग्राफ में ये बोला रखा है कि मेजोरिटी अगर किसी चीज़ की ज़्यादा और किसी की माइनॉरिटी कम है, किसी के लोग कम है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन, हम उसके साथ ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, जो इस पिक्चर में आप लोगों को दिखा। मतलब अगर लड़कियां कम है तो ज़रूरी नहीं कि उनकी बात ना माने, उनकी बात भी मानना चाहिए। ये दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, दूसरा उसका पार्ट है ये, दूसरा सेकंड। फर्स्ट पॉइंट क्या था, फंडामेंटल्स नेचर ऑफ द सोसाइटी। हमें हमें फंडामेंटल नेचर्स होने चाहिए सोसाइटीज़ के, ठीक है ना। यहाँ पर आपने पढ़ा था कि फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कहता है। उसके बाद में हमने नेपाल के बारे में पढ़ा। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नेचर ऑफ द कंट्री, पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है ना, नेचर ऑफ द कंट्री। फिर हमने ये वाला एग्जाम्पल पढ़ा, ठीक है। फिर अपन ने ये पढ़ा, अब अपन पढ़ते द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा रीज़न क्या है, क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, इज़ टू सेव योरसेल्फ, वो हमें खुद को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद को सेव करता है, खुद को प्रोटेक्ट रखता है। दिस में साउंड स्ट्रेंज बट वॉट वी मीन द कॉन्स्टिट्यूशन, वी might at feel strongly about an issue that might go against our larger interest as the constitution help the guard against us, ठीक है। अब इसमें इस पिक्चर में क्या होता है कि शबनम लड़की होती है, उसे क्या होता है टीवी भी देखनी होती है, उसका बहुत फेवरेट प्रोग्राम आया होता है उस पर, और उसे लास्ट के 2 चैप्टर्स भी पढ़ने होते हैं। तो वो बोलती है कि मैं क्या करूँ, मेरे को मेरा प्रोग्राम भी बहुत ज़रूरी है, जैसे देखो यहाँ लिखा है 2 चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज द टुमारो। उसका दूसरे दिन टेस्ट होता है, उसे वो 2 चैप्टर भी रिवाइज करने होते हैं, पर उसका फेवरेट शो भी टीवी प्रोग्राम भी आया होता है। अब वो बोलती कि मैं क्या करूँ, उसके जो पेरेंट्स होते हैं
उसे बोलते हैं कि जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम कर लो, आई वॉन्ट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविज़न। अगर उसने टीवी देख ली तो उसे रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। शबनम वाई आर यू लुकिंग सो वरीड, उसकी मम्मा उससे पूछती है कि तुम इतनी परेशान क्यों, तो वो बोलती है आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम, मुझे ये टीवी प्रोग्राम देखना है बट मेरा कल टेस्ट भी है। तो उसको उसके पेरेंट्स बोलते हैं इफ़ यू ऑल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच, अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मैं भी टीवी देखूंगी। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, हम कोई भी टीवी नहीं देखेगा, ठीक है, तुम तुम्हारी जाके पढ़ाई कर लो। तो गलत होता है ना, कि इट्स अ गुड आई डिड नॉट वॉच अ टीवी देयर आर सो मेनी क्वेश्चन। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस दूसरे दिन टेस्ट में उसी चैप्टर के आए होते हैं, जो वो चैप्टर नहीं पढ़ने वाली थी बट उसने पढ़ लिया। तो हम मतलब प्रोटेक्ट, या हमें खुद कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि अगर भले ही कोई इंसान कम हो, ठीक है, जैसे अगर आपके घर में 8 लोग बैठे हैं जो टीवी देखना चाहते हैं पर 2 लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, तो क्या होना चाहिए? क्या 8 लोग टीवी देखना चाहते हैं तो क्या 2 लोग पढ़ाई करने वाले भी छोड़ के टीवी देखेंगे? ये तो गलत है ना। मतलब इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होना चाहिए। ज़रूरत क्या है हमारे लिए, हमको क्या चीज़ हमारे लिए प्रोटेक्ट करती है, मतलब हमको खुद को क्या ज़रूरत है कि हमें पहले टीवी नहीं देखनी चाहिए, हमें पहले हमारी पढ़ाई करनी चाहिए। तो हमें हमारे जो बेसिक डिसीजंस होते हैं वो किसी दूसरे के, मतलब जैसे हमारे मम्मी पापा हमारी वजह से टीवी ना देखें और वो बोलते हैं कि ठीक है तुम पढ़ाई कर लो हम टीवी नहीं देखेंगे, तो गलत है ना, पढ़ाई हमें करनी है ना। तो हमें हमारे डिसीजन खुद लेने पड़ते हैं, खुद प्रोटेक्ट अवर सेल्फ होना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको समझ में आया ना कि मैं आपको क्या करना चाहती हूँ? अपने बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है ना वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, मतलब कितनी भी मेजोरिटी हो, जैसे उसमें 10 लोग अगर बोलेंगे कि हमें टीवी ही देखनी है पर 2 लोगों को पढ़ाई करनी है, तो वो टीवी देखने वाले जो हैं वो क्या बोलेंगे कि ठीक है तुम पढ़ाई कर लो। तो भले ही लोग ज़्यादा हो गलत में, पर जो सही है, सही डिसीजन के लिए भले ही लोग कम हो, पर जो सही है हमें सही को सपोर्ट करना चाहिए। हमें मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि वो लोग टीवी देख रहे हैं तो हमको भी टीवी ही देखनी है। हमें हमारी पढ़ाई करनी है, ये हमें हमारे डिसीजन खुद प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने डिसीजन के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एडवर्स अफेक्ट ऑफ लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव्स इन। For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strong feel that the party politics has become so acrimonious that we need a strong detector to set this right. Swept by the emotion, they may not realize that is the long run dictation rule got against all their interest. A good constitution does not allow these whims. अच्छा, एक सही कॉन्स्टिट्यूशन, सही संविधान इन सब चीज़ों को लागू नहीं करता है। वेयर इज लागू नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, मैंने आपको बताया कि वो कभी भी चेंज नहीं होता है। इट डज नॉट अलाउ फॉर द ईजी ऑफ प्रोविजन दैट गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। From the above discussion you will understand that the constitution play an important role in democratic society. एक लोकतंत्र देश में संविधान होना बहुत ज़रूरी है। की फीचर पढ़ते हैं अपन। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैज़ बीन एक्टिव स्ट्रगल रहा है। 20th सेंचुरी के बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट में ब्रिटिश रूल के खिलाफ ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, इस स्ट्रगल के बाद द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड जो मतलब गवर्नमेंट थी उनने बहुत इमेजिनेशन, बहुत प्लानिंग की थी इंडिया को फ्री करवाने के लिए ब्रिटिश के खिलाफ से। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड ओबे रूल्स, हमें उनके रूल्स मानने पड़ते थे। तो हमें उनके रूल्स कैसे मानने हैं, कैसे हमें आज़ादी लेनी है, इसके लिए बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथराइटेशंस rule under the colonial state convinced Indians to that free India should be democracy। हम देश से कैसे आज़ाद हो, हमारा लोकतंत्र कैसे बना, इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई चली है। When everyone should be treated equally and to be allowed to participate in government, what remained is to be done the work and says which democratic government and set up in India and rules that would determine its functioning. This was done not by one person but by a group of 300 people who became members of Constitute Assembly। This was done not by one person, ये कोई एक पर्सन से नहीं हुआ, इसका ग्रुप बना 300 लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कहा जाता है, ठीक है ना। In 1946 who meet periodically for the next 3 years to write constitution। 3 साल लगे हैं कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में। दिस मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो मेंबर्स है इनका युग टास्क रहा है, बहुत बड़ा टास्क रहा है।
The country was made of several different languages, different communities, different languages, belong different religions. बहुत सारे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन सब चीज़ों को देख के बनाया गया है, बहुत सारे लोग डिफरेंट रिलीजन के होते हैं, डिफरेंट कल्चर के होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के होते हैं, तो सबके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। सबको देख देख कर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है कि किसी को कोई किसी चीज़ से, संविधान से दिक्कत ना आए। ठीक है। द पार्टीशन ऑफ कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान was imminent. Some of the princely states remained undecided about the future, and socio-economic condition was the vast of the people appeared dismal. ठीक है। जब बहुत सारा जब तक ये मतलब रूल्स रेगुलेशंस बने, सब कुछ हुआ है, हमारे जो इंडिया की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब थी, है ना, हमारा देश बहुत गरीब हो रहा था। ऑल ऑफ दीज इश्यूज प्लेड ऑन द माइंड ऑफ द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए एक माइंड सेट करके हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी पड़ी, ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा, लिखना पड़ा। ठीक है। तो इसमें यही दे रखा है कि बहुत रूल रहा है। लिस्टेड बिलो एंड द की फीचर्स ऑफ, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ने के बाद में, टू अबाउ मेंशनड ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, रिप्रेजेंटेशन, ट्राई एंड अदर, आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है। अब उसके बाद में इसके कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जो हमें पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट होता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब क्या होता है? दिस रेफर्स टू दिस एक्सिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मीन्स एक लेवल से ज़्यादा लेवल गवर्नमेंट को, जैसे पहले क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर क्या आता है स्टेट गवर्नमेंट, फिर क्या आता है पंचायती राज। ठीक है। तो सब ये लेवल होते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में हम लीडर्स चुनते हैं। ठीक। इस सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, सबसे बड़ी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? केंद्र सरकार। दिस रेफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल, एक लेवल से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट, उसको फेडरलिज्म बोला जाता है। वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड द सेंटर। ठीक है। पंचायती राज इज़ अ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा लेवल कौन सा होता है गवर्नमेंट का? पंचायती राज, है ना। इसमें यही बताया गया, द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया मीन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइज नॉट इन्वॉल्व only person and sitting in the capital of city of New Delhi in making decision from everyone, सबके लिए डिसीजन लिए गए। It was important to have another level of government in the states, so what decisions could be made for the particular area while each state in India, मतलब जो स्टेट होता है, जैसे हमारे इंडिया में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने जो लेवल है, जो अपना पावर उसको इंजॉय करती है, उसकी ऑटोनॉमी को इंजॉय करती है। उनके कुछ जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी मतलब उनका पास जो पावर होता है, उसको लेकर वो कोई भी इश्यूज, कोई कुछ भी जो उनको लेना है फैसले, वो खुद ले सकती है और उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके पास इतना पावर होता है कि वो खुद उनका काम कर सके। ठीक है। तो वो उनका पावर चलाती है हर स्टेट के अंदर। स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है, वो उनके हिसाब से उनके फैसले खुद ले लेती है। ऑटोनॉमी, खुद एक्सरसाइजिंग पावर्स, खुद सर्टेन अपने खुद कर सकती है। नेशनल कंसर्न पे सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। ठीक है ना। The constitution contains lists that details each issues at each tier of government and make the laws. In addition, the constitution also specific each and tier government and money from work it does. मतलब जो इसमें फेडरल गवर्नमेंट में यही बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो उसके पैमाने पे खुद के फैसले ले लेती है, मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। enjoys autonomy exercising power on certain issues, वो और उसके बाद में जो नेशनल लेवल पे फैसले लिए जाते हैं वो कौन लेती है? केंद्र सरकार लेती है। सेकंड पॉइंट क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू हैव रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? जैसे हमें वोट देने का सबको अधिकार होता है। ठीक है ना। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज बनाया गया है हमारे सारे सिटीजनों के लिए, जो 18 साल प्लस होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। अपना लीडर इसमें खुद चुनना होता है हमें, और हमें अधिकार है कि हमें कौन हमारे लिए सही है, हमें कैसा लीडर चुनना है। उसके बाद में वो पूरा हमारा देश चलाता है कि हमको कैसे क्या रहना है,
कैसे क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, कैसे क्या संविधान होते हैं, वो खुद डिसाइड करता है। ठीक है, हमारे पास सबके बाद यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, 18+ के बाद हमको वोट देने का सबको हक है। In making of constitution, the member of constitute assembly to freedom struggle and prepared a masses of universal adult suffrage that would help to encourage लोकतंत्र बनाने के लिए। ठीक है, ब्रेक ऑफ क्लचेस एंड ट्रेडिशनल कास्ट क्लास एंड जेंडर आयरी चीज़ सबको हमको हटाना है, हमें किसी में भी भेदभाव नहीं करना। दिस मीन्स दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस। ठीक है, हमें सबको वोट देने का पूरा हक है। हमारे लिए फ्रेंचाइजी बनाई गई है कि 18+ हम सब वोट दे सकते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। पहला क्या होता है, लेजिस्लेचर, सेकेंड होता है एग्जीक्यूटिव और थर्ड क्या होता है, जुडिशरी। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये हमें इलेक्टेड मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्टेड करता है। द एग्जीक्यूटिव इज ए स्मॉलर ग्रुप। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल होता है, मतलब छोटे ग्रुप बनाया जाता है, मतलब छोटा ग्रुप होता है पीपल्स का। एंड हु आर रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग, जो लॉज एंड रनिंग ऑफ गवर्नमेंट कैसे कैसे चलाया जाता है वो देखता है। जुडिशरी क्या होता है, द जुडिशरी विल यू हैव रीड मोर इन यूनिट 3, आप इसके 3rd यूनिट में पढ़ेंगे बुक के अंदर। ठीक है, रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन दिस कंट्री इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसइश्यू ऑफ पावर ऑफ वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेज दैट ईच ऑफ दिस ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। तीनों ऑर्गन्स के बाद अपनी अपनी पावर्स होती हैं। 3 पावर्स क्या होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इनके पास अपनी अपनी पावर होती हैं, ये अपने अपने फैसले ले लेते हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज़ ऑफन बीन रेफर टू कौन साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स को आत्मा कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है ना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अब जब इतनी बड़ी बात है, इसे को साइंस कहा गया है, इसे आत्मा कहा गया है, तो फंडामेंटल राइट्स कितने ज़रूरी होंगे संविधान में, आप समझ सकते हैं। Colonial rule had created a certain suspicion of the state in minds of nationalists. They have wanted to ensure that set of written rights and guard against कोई भी गवर्नमेंट कोई भी मिस इशू नहीं कर सकता अपने पावर को। सब मतलब सब चीज़ सेफ गार्ड से चले, सबके ऊपर एक लगाम लगाई जाए, उसके लिए संविधान बनाए गए हैं। प्रोटेक्ट सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है ये। आर्बिट्रेरी और एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट, हर स्टेट के पास अपनी अपनी पावर होती है। ये आप लोगों के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, देन अपन ये वाला एक पैराग्राफ छोड़ेंगे। सेक्युलरिज्म क्या होता है, हाँ मतलब सेक्युलरिज्म मतलब ये होता है, सेक्युलर स्टेट इज़ वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन। मतलब एक कोई भी स्टेट है उसके पास अपना खुद का कोई रिलीजन नहीं है और वो कोई दूसरे रिलीजन को भी प्रमोट नहीं करता है, मतलब उसका खुद का कोई रिलीजन नहीं है और वो एनी रिलीजन को कोई किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है, उसे सेक्युलरिज्म बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में कि जैसे अपन सब जैसे रतलाम में रहते हैं और रतलाम में हम हमारे कोई एक रिलीजन, एक कोई ऑफिशियली हमारे पास रिलीजन नहीं है कि हम किस रिलीजन के, और हम किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं, उसे सेक्युलरिज्म बोला जाता है। ठीक है, यू नाउ अंडरस्टैंड द वेज विच कंट्री हिस्ट्री often determine the kinds of constitution that a country adopt for itself. The constitution play a critical role to the ideals of the citizen of the country. The different features of the Indian Constitution have complicated ideas that often not easy to grasp and understand what they them. यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है ये, ठीक है। देन आपको ये एक्सरसाइजेस हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको आपकी PDF में मिल जाएंगे। और ये चैप्टर आपको जो मैं आपको समझाती हूँ ये आपको लिखना नहीं होता है, सिर्फ समझने के लिए दिया जाता है। ओके, थैंक यू।